तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पढ़ लिया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि जब कभी भी कोई फोटोन मेटल प्लेट पर आकर स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक करता है तो कैसे स्ट्राइक कर रहा है, विथ एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते थे। यहां से वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ, जिससे सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और एक बार अगर सर्किट कंप्लीट हो गई तो फोटो करंट उसके अंदर फ्लो करने लग जाएगा, जिस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब आज हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। लिखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फ्रॉम द स्टडी ऑफ wave like and particle like characteristics of light, from the study of wave like and particle like study of light, study of light, study of light, scientists came to conclusion that light and electromagnetic radiations possess dual nature, तो यहां से ये लोग अब क्या कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि ये लोग क्या प्रोजेस करते हैं, डुअल नेचर प्रोजेस करते हैं। क्या प्रोजेस करते हैं, डुअल नेचर। डुअल नेचर का क्या मतलब है, उसके पास वेव नेचर भी है और कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी। ये दोनों ही नेचर उसमें देखने को मिला। सर्टेन फिनोमेना, फुल स्टॉप लिखिए, certain phenomena like interference, certain phenomena like interference diffraction can be concluded, certain phenomena like interference, diffraction are based on the wave-like nature of light, whereas certain phenomena such as refraction या refraction, such as photoelectric effect, क्या बोल रहे हैं बाबू, concluded that, कहाँ concluded that बोले, concluded that light and electromagnetic radiation have dual nature, light and electromagnetic radiation have dual nature, full stop। उसके आगे लिखा है certain phenomena like interference and diffraction, could be explained on the basis of wave like nature of light, can be explained on the basis of wave like nature of light, whereas certain phenomena like reflection, refraction or photoelectric effect are based on particle like nature of light, full stop। The dual nature of radiation formed the basis of modern picture of
मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब साइंटिस्ट लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि जो लाइट है ये डुअल नेचर दिखाता है। और इन्होंने ये कुछ कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन पॉइंट था कि मॉडर्न पिक्चर जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है और बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर इसमें देखने को मिला। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई दिक्कत? एक फेनोमेना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो लगे हाँ तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ लिया जाए। हेडिंग डालिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था ये भी एक कड़ी था जो ये प्रूव करता है कि लाइट जो है क्या है, पार्टिकल नेचर पोजेस करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है उसको लिख लीजिए, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। राइट, अ परफेक्ट ऑब्जर्वर, अ परफेक्ट एब्जॉर्बर and perfect emitter of radiation, a perfect absorber and perfect emitter, a perfect absorber and perfect emitter of radiation, which means that it emit and absorb radiation of all frequencies, which means it emits and absorb radiation of all frequencies which falls on it, is called a perfectly black body, a perfect black body। वैसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी मिलना बहुत असंभव चीज है कि एकदम एग्जैक्ट 100% ब्लैक बॉडी मिल जाए, पर कहा यह जा रहा है कि सारी फ्रीक्वेंसीज के वो वेवलेंथ को एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। ऐसा कोई बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और फिर क्या कर दे, एमिट कर दे, ऐसा कोई बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब इससे हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है? तो ये डेफिनेशन के नीचे आप लिखिए एक्सप्लेनेशन बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी। हाँ, ब्लैक बॉडी माने उसका कलर ब्लैक है ऐसा मत सोचिएगा। अरे नहीं, ब्लैक होल तो दूसरा चीज है। ब्लैक होल मतलब इट टेक्स द एनर्जी, आप उसके अंदर कोई भी एनर्जी को भेज दीजिए वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, एमिट नहीं करता है, तो वो ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक बॉडी वो नहीं है। ब्लैक बॉडी मतलब ये मत सोचिए कि इसका कलर काला होगा इसलिए उसको ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं, नहीं। ब्लैक बॉडी एक नाम है जो कह रहा है कि जब आप उसको कोई भी ऐसा बॉडी जिसको आप हीट, इसके ऊपर हीट दीजिएगा तो इसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या कर देगा,
री एमिट कर देगा। ऐसा कोई बॉडी जो हर एक फ्रीक्वेंसी के एनर्जी को एब्जॉर्व करे और फिर क्या कर दे, री एमिट कर दे, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। और देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जब कभी किसी ब्लैक बॉडी को आप हीट करना स्टार्ट किया, यानी उसको आप क्या दिए, टेम्परेचर देना स्टार्ट किए, तो टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना कलर चेंज करना स्टार्ट करता है। तो लिखिए कैसे कलर चेंज करता है। व्हेन अ ब्लैक बॉडी सच एज आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, ये एग्जांपल के तौर पर भी आप लिख सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ से आप समझ जाइएगा। तो लिखिए व्हेन, हाँ उसी के नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखिए, when a black body such as iron rod is heated in a furnace, it undergoes series of color change. It undergoes series of color change with rise in temperature. With rise in temperature, with rise in temperature, it initially becomes dull red. With rise in temperature, it initially becomes dull red. Then becomes more and more red as temperature increases. Then becomes more and more red as temperature increases. Full stop. The red color changes to yellow. The red color more and more red as temperature increases. Full stop. The red color changes to yellow. The red color then changes to yellow and then to white and then to white and finally it becomes blue at very high temperature. तो कह रहा है कि जब आप एक आयरन रॉड को फर्नेस में हीट कर रहे हैं तो आप उसका कलर चेंज को ध्यान से देखिए। आयरन रॉड को जब आप हीट कर रहे हैं, इनिशियली वो किस कलर का है, डल रेड कलर का है। फर्दर और इंक्रीज हुआ तो किस कलर में गया, रेड में गया। रेड से किस में कन्वर्ट हुआ, येलो में कन्वर्ट हुआ। येलो से फिर व्हाइट हुआ और व्हाइट से फाइनली ब्लू कलर का हो गया। अब आप विवग्योर को थोड़ा देखिए। विवग्योर जो आपका स्पेक्ट्रम है, इसमें इस एंड पर लैम्डा मैक्सिमम होता है और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, और इस एंड पर लैम्डा मिनिमम होता है और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। अब आप देखिए, सबसे पहले इनिशियली क्या है, आपका जो बॉडी है वो किस कलर का है, आपका बॉडी रेड कलर का है। उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। आप इसको फर्दर क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं तो इस धीरे धीरे देखिए, लाल से येलो और येलो से किस तरफ बढ़ रहा है, ब्लू की तरफ। इधर यहां पे कौन कलर है, लाल कलर है, और फाइनली कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, यानी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। और ये लाल कलर से किस तरफ जा रहा है, ब्लू कलर की ओर जा रहा है। तो जो हमने अभी थ्योरी पढ़ा है, जो कि प्लैंक के द्वारा दिया गया है क्वांटम थ्योरी, उसके साथ एग्रीमेंट में है। प्लैंक ने यही कहा था ना कि E इक्वल टू एच म्यू होता है। तो E इक्वल टू एच म्यू तो बाद में बोला, पहले तो यही कहा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा, यानी एनर्जी बढ़ाइएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी, या फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। यहां पर उल्टा देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। और ये एक्सपेरिमेंटली दिखाई दे रहा है
कि पहले आपका लाल कलर है और बाद में चल के क्या हो गया, ब्लू कलर है। लाल का फ्रीक्वेंसी कम है और ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी के एग्रीमेंट के साथ चल रहा है, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर के साथ एग्रीमेंट करती है। तो इससे प्रूफ हुआ कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये किस तरह को फॉलो कर रहा है, पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रहा है और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर चल रहा है। लॉजिक क्लियर है? इसी चीज को आपको लिखना है। तो ये तो कहानी में लिख ली है, इसको ये बना लीजिए, उसके बाद एक ग्राफ बना लेते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ बना देते हैं जिससे आपका और फर्दर क्लैरिटी आ जाएगा। तो ये लिख लिए ना सारे लोग, ये बना लिए, और ये इन एग्रीमेंट है, दिस इज इन एग्रीमेंट बेस, दिस इज इन एग्रीमेंट विथ, दिस इज एन एग्रीमेंट विथ व्हाट, प्लैंक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के आधार पर ये आधारित है। ठीक, बढ़े। अब देखिए, इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया गया, किसके इसके बीच में, इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस, हमको लगता है वेवलेंथ के बीच में, वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ग्राफ बनाया गया। ग्राफ जो था हमारा वो कुछ ऐसा बेल कर्व जैसा आया, जहां पर नीचे वाला जो ग्राफ है वो T1 टेम्परेचर पर है, नीचे वाला जो ग्राफ है ये T1 टेम्परेचर पर है, ऊपर वाला ग्राफ जो है वो T2 टेम्परेचर पे है, और रिलेशनशिप है कि T2 टेम्परेचर जो क्या है, बड़ा है T1 से। ये ग्राफ देखने को मिला। और यहां से हमको क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ा रहे हैं, यानी जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे लैम्डा भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे आप ऐसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपका इंटेंसिटी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहां से हम लोग को एक और, इंटेंसिटी मीन्स व्हाट इज इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेव थ्योरी। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तो पहले ये बनाइए, उसके नीचे मैं 2 लाइनें लिखवा देता हूं। राइट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ये बना लिए, देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द रेडिएशन varies inversely as frequency. According to wave theory, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, दिस मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन varies inversely with the frequency. This means that at a given temperature, the intensity of the radiation emitted, this means that at a given temperature, the intensity of the radiation emitted increases with lambda,
द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट ए गिवन टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ लैम्डा, जो मैंने यहां लिखा है कि इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ऐसा। इट रीचेज अ मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद ये एक मैक्सिमम पॉइंट को रीच करता है दोनों ही केस में, टेम्परेचर चाहे जो भी हो, दोनों ही केस में इट रीचेज अ मैक्सिमम पॉइंट, इट रीचेज अ मैक्सिमम पॉइंट at some wavelength and then start decreasing, and then starts decreasing, and then starts decreasing। तो वेव थ्योरी के आधार पर भी हमें यह पता चल रहा है कि इंटेंसिटी लैम्डा के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और लैम्डा और म्यू के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यह हमें वेव थ्योरी के आधार पर ही पता चल रहा है। तो यहां से भी हमें क्या पता चला कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी एक ऐसा इफेक्ट था जहां पे प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या है, वैलिड है। और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का वैलिडिटी का क्या मतलब है कि इसके पास कौन सा नेचर है, दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, क्योंकि वेव नेचर भी एक्सप्लेन हो रहा है और पीछे पार्टिकल नेचर भी। इसी कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह कंक्लूड किया गया कि पार्टिकल नेचर भी उसके पास होता है और वेव नेचर भी होता है। और इसी के बेसिस पर आपने लिखा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जो कहता है इसके पास पार्टिकल नेचर भी और इसके पास वेव नेचर भी। क्लियर? यहां से आपका ये दोनों जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। हेडिंग डालिए, हेडिंग नहीं, अब न्यूमेरिकल कीजिए। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। आएगा लाइन स्पेक्ट्रम, तो प्रूफ हो जाने के बाद आएगा। तो प्रूफ हो गया ना कि ये डुअल नेचर पोजेस कर रहा है, फिर लाइन स्पेक्ट्रम से ही फिर भोर के थ्योरी स्टार्ट हो जाता है। तो उसको फिर अलग से एक हेडिंग डालेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और वहीं से फिर वेव की भोर की थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो डी ब्रोगली तो अभी बाद में आएंगे, ये तो अभी सब थ्योरेटिकल बातचीत चल रहा है। डी ब्रोगली तो मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ आएंगे। ये लोग तो अभी खाली एक्सपेरिमेंट कर करके खाली प्रूफ कर दे रहा है, कोई इक्वेशन नहीं ना दिया है, कोई इक्वेशन दे रहे हैं, बस खाली थ्योरी बता रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नोबडी हैज गिवन अ थ्योरी। वो थ्योरी के साथ साथ क्या देंगे, न्यूमेरिकल एक इक्वेशन देंगे जिसको डी ब्रोगलीज इक्वेशन बोलते हैं। समय लगेगा उसमें, राइट। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, in a photoelectric effect experiment, radiation of a metal with light of frequency, radiation of a metal with light of frequency 5.2 into 10 raised power 14 radiation of a metal with frequency 5.2 into 10 raised power 14 second inverse yields electron with maximum kinetic energy equal to 1.3 into 10 raised power minus 19 joule. 1.3 into 10 raised power minus 90 joule. Calculate the threshold frequency of the metal. Calculate the threshold frequency. Threshold frequency. सॉल्यूशन। एक ही इक्वेशन पढ़े हैं हम लोग। कौन सी इक्वेशन पढ़े हैं? टोटल इनकमिंग रेडिएशन मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इनकमिंग रेडिएशन किसके बराबर?
एच म्यू के बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी एच म्यू नॉट के बराबर, प्लस व्हाट, के ई मैक्स। आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आपको के ई मैक्स दिया हुआ है, के ई मैक्स दिया है, अरे हाँ ना कुछ बोलते नहीं, के ई मैक्स दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया है, आपको म्यू दे दिया, आपको के ई मैक्स दे दिया। एच आप जानते हैं, एच तो जानते हैं ना, अरे एच जानते हैं कि नहीं, तो क्या निकालना है, निकाल लेंगे कि मेरी मदद पड़ेगी, निकालिए, वैल्यूज पुट करिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। एच का वैल्यू जूल में क्या लेना है बताए थे ना, क्या लेना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लिखिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी 5.2 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू, ये एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁻19। इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक क्या है, अननोन है, निकल जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है ना, निकालिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है, आंसर बताइए क्या आ रहा है। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 को हम कॉमन ले लेते हैं और उसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, क्या वैल्यू था रे एच का, म्यू का 5.2 इंटू 10⁻14, 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ था 1.3 इंटू 10⁻⁻19, 1.3 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से आप लिखिएगा 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻19 होल डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स टूल्स नहीं, डिसिप्लिन टूल्स, मैथमेटिक्स, कैलकुलेटर, चलो कैलकुलेटर भाई तुम यहाँ आ जाओ। अब कैलकुलेटर से डिवाइड करिए, 1.3 डिवाइडेड बाई 6.626 इज इक्वल टू, यह आएगा 0.196 इंटू, ये -19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -34। इसको दोनों को ऐड करके बताइए कितना आ रहा है माइनस में, बताइए जी कितना, अरे -34 है ना, जब -34 है तो ऊपर जाएगा +34 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये तो -34 है, ये कितना हो जाएगा +15। अब देखिए ये माइनस साइन है ना म्यू का, ये म्यू नॉट का माइनस साइन है, इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 5.2 इंटू 10⁻14 इसको इधर ले आइए, और ये 0.196 को 1.96 कर लीजिए, तो ये 10⁻, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये क्या हो गया म्यू नॉट। इसमें से इसको घटा दीजिए, अगेन कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, कैलकुलेटर में किसको किससे घटाना है, 5.2 माइनस 1.96 इज इक्वल टू कितना आया 3.24 इज इक्वल टू कितना आ गया 3.24 इंटू वॉट 10⁻14, और ये किसके बराबर हो गया म्यू नॉट। देयरफॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 3.24 इंटू 10⁻14 के बराबर, और ये सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाए। सीखे कैसे कैलकुलेट करना है, सीखना मतलब छाप लिए, हाँ छापिए अच्छे से। हाँ मैंने एक जगह कैलकुलेटर यूज किया है, एक तो ये वैल्यू निकालने के लिए और एक इसको घटाने के लिए। तो घटाने के लिए नहीं भी यूज कर सकते थे, पर इस जगह पर हमने किया क्योंकि डिवाइड देना था। तो आप लोग को तो एग्जाम में नहीं ऐसा फैसिलिटी होगा, फिर भी आपको तो प्रैक्टिस करना होगा। तो अगला सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। हो गया, लिख बढ़े आगे, लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए। तो अगला सवाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बताएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, आपको क्या दे दिया, लैम्डा दे दिया। फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, फॉल्स ऑन the metal surface of work function 1.9 electron volt, 1.9 electron volt. Find energy of photon, पहला find energy of photon and दूसरा kinetic energy. Find एनर्जी ऑफ फोटोन एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन तो बहुत सरल है, बशर्ते कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरा हो। तो आपको लैम्डा दे दिया, क्या दे दिया, लैम्डा दे दिया है। आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो। एनर्जी ऑफ फोटोन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ई कहते हैं, ये किसके बराबर होता है, एच म्यू के बराबर होता है ना। अब ये जो एनर्जी है ये एच म्यू के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा। एच का वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाई। अब ये जो लैम्डा है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, एनर्जी निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है एनर्जी का आंसर। एनर्जी का आंसर क्या आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे इज इक्वल टू एच म्यू था ना, और म्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा। ये कहां पढ़े थे, मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाया था ना, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी के बराबर। तो आपको म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, सी बाई लैम्डा, ये तो लिख सकते थे। बस इसको आपने सॉल्व किया और आपका काम बना। E इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने किताब में 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऐसा इसको सॉल्व करने पर आंसर आया हुआ है। फिर भी एक अनुमान देखिए, 6.626 इंटू 3 लगभग 18 और ये हो गया 24, तो 2.4, 18 प्लस 2.4 मतलब 20 पॉइंट समथिंग। 5 से 20 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करिएगा तो 5 4 जा 20 और 20 पॉइंट समथिंग है तो 4 से थोड़ा कम, 4 से थोड़ा कम, तो इधर सही आ गया। 34 8 और -7 ऊपर गया 15, 34 और 15 19, तो यहां परफेक्ट आ गया। तो ये तुरंत आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा बुद्धि लगा के करिएगा, जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट मतलब आना ही चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा तो आ जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर तो बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपको क्या क्या पता है, फाई दे दिया, लेकिन ये फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया, सेकंड पार्ट में आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी, यानी E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या निकाल लिया, E निकाल लिया। फाई आपको दिया है लेकिन किस में दिया हुआ है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देने से तो नहीं होगा, तो आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को बदलना होगा किसमें, जूल में। तो फाई इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चेंज करिएगा तो 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। वापस से चलिए टूल में, डिसिप्लिन मैथ्स कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1.9 इंटू 1.6 कितना आ गया, 3.04 इंटू 10⁻⁻19, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में। तो फाई भी आपका जूल में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन एनर्जी दैट इज इनकमिंग एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 5 प्लस के ई। इनकमिंग एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू, ये कितना है 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 3.97 माइनस 3.04 ब्रैकेट में बाहर ले लीजिए 10⁻⁻19, इसको घटाइएगा तो क्या होगा 3.97 माइनस 3.04 इज इक्वल टू आएगा 0.93 इंटू 10⁻⁻19, और ये आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया 0.93। और अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, तो इसको आप 9.3 कर लीजिए इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है। एक और सवाल लिखिए, एक और लास्ट सवाल लिखिए। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, if the binding energy of electron, if the binding energy of electron is 250 kilojoule in a metal is 250 kilojoule mole inverse, 250 kilojoule mole inverse. What is the threshold frequency of striking photon? What is the threshold frequency of striking photon? Striking photon. ये बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, मतलब वो एनर्जी जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। बस सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। यानी बाइंडिंग एनर्जी, अब ध्यान से देखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 250 किलोजूल, पर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का चाहिए। अरे आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is equal to 250 divided by 6.022 into 10⁻23। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, ये जो यूनिट है वो किलो जूल में है, तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है, ये आता है 4.15 इंटू 10⁻22 किलो जूल। लेकिन हम लोग को किलो जूल में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो जूल में चाहिए तो 3 और क्या करना होगा, कम करना होगा, तो 3 और कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4.15 इंटू 10⁻19
जूल। आप देख रहे हैं इस सवाल में जूल में लाने में क्या टर्म आ रहा है, 10⁻⁹ का भी। जितना सवाल देखें सब में यही हिसाब किताब है। अब एक बार क्या निकल गया, E निकल गया। E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, h म्यू नॉट के बराबर, माने h म्यू के बराबर। अभी ये जो म्यू है इनकमिंग रेडिएशन, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए तो वो तो म्यू नॉट के बराबर होगा ना, वर्क फंक्शन के बराबर। तो कितना आ गया 4.15 इंटू 10⁻⁻⁹ मस्ट बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू वॉट, म्यू नॉट। यहां से आप क्या निकाल लेंगे, म्यू नॉट निकाल लेंगे। तो म्यू नॉट कितना निकल कर आएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दैट इज 4.15 इंटू 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34। वापस से मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से मैं इसे डिवाइड देता हूँ 4.15 डिवाइडेड बाई 6.626 आया 0.626 इंटू माइनस जरा एडजस्ट करिए, -19 था, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +34, +34 -19 +15 10⁻15, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। लेकिन हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा 6.26 और एक डेसिमल इधर खिसका है तो ये क्या हो गया 14 सेकेंड इनवर्स। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। डन। तो अब देख पा रहे हैं कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरा कंसेप्चुअली क्लियर है तो जो सवाल पूछा है, हाँ मैंने अलग अलग टाइप का सवाल इसलिए करवा दिया ताकि अगर कहीं पर किलो जूल में दिया है पर मोल तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका क्या करना है। ये अलग अलग सवाल कराने का लॉजिक यही था कि हर सवाल में कुछ ना कुछ नया आप सीख रहे हैं। कहीं पर किलो जूल दिया है, कहीं पर मोल दे दिया है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग, कहीं पे कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया तो उसको जूल में कैसे कन्वर्ट किए, देखे ना आप लोग। तो ये इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। हेडिंग डालिए, स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अगली क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हुए और फिर हम लोग बोहर मॉडल की ओर प्रवेश कर जाएंगे। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, फिर बोहर मॉडल, और फिर बोहर मॉडल भी 2-3 क्लास चलेगा। उसके बाद फिर बोहर मॉडल फेल होगा, डी ब्रोगली आएंगे, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आएगी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब और आप मान के चलिए यहां से 8 से 10 क्लास और लगने वाला है। उसके बाद ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त होगा। इट इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ योर इंटायर केमिस्ट्री बुक, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ये 2 चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको पढ़ाने में लगभग 1 सवा महीना 1.5 महीना का समय लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।